गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्रीमती महोदय देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं रेशियो एनालिसिस चैप्टर से। रेशियो एनालिसिस चैप्टर का लास्ट वीडियो आपने देखा था, हमने लिक्विड रेशियो के बारे में बात करी थी। इसके 3 पार्ट थे। नंबर 1 था लिक्विड रेशियो में सबसे पहले था करंट रेशियो, इसका फॉर्मूला CA/CL। दूसरा था क्विक रेशियो या लिक्विडिटी रेशियो, या इसका दूसरा नाम था एसिड टेस्ट रेशियो, ATS को बोलते हैं। इसका था क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। और तीसरा था एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो। इसका था लिक्विड एसेट्स और क्विक एसेट्स अपॉन लिक्विड लायबिलिटीज। तो इनके ये फॉर्मूले थे कुछ, ठीक है। आज आपको थोड़ा सा इनकी दोबारा से थोड़ा तैयारी करवाने के उद्देश्य से इनसे जुड़े हुए जो क्वेश्चन हैं वो आपको बताएंगे। ये रेशियो किसी भी कंपनी की, किसी भी संस्था की जो करंट कंडीशन है, करंट एसेट्स की या लिक्विडिटी की जो कंडीशन है, उसको शो करते हैं। इनके अनुपात के बारे में आपको पहले बताया था मैंने। ये 2:1 का रेशियो बेटर होता है। इसका मतलब ये होता है कि ये जैसे ये है तो 2/1, ठीक है, 2/1, यानी कि जो CL है, करंट लायबिलिटीज है, वो CA से यानी करंट एसेट्स से आधी होनी चाहिए, या ये कहें कि करंट एसेट्स इससे डबल होनी चाहिए, करंट एसेट्स दुगनी होनी चाहिए, तो ये बेटर माना जाता है। तो यदि ये 1 लाख है तो ये कितनी होनी चाहिए, 2 लाख होनी चाहिए, या 2 से ज्यादा हो तो संस्था की कंडीशन क्या होती है। लिक्विडिटी की तरफ से बात करें या लिक्विडिटी के बेस से बात करें तो वो अच्छी चीज होती है। क्विक रेशियो, लिक्विड रेशियो और एसिड टेस्ट रेशियो, ठीक है, तीनों एक ही नाम है। इसका फॉर्मूला होता है क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। क्विक एसेट्स भी बोलते हैं इसको, लिक्विड एसेट्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें वो कौन सी चीजें हैं क्विक एसेट्स में, इसमें स्टॉक और प्रीपेड, यानी करंट एसेट्स में से आप स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस को छोड़ देते हैं तो बाकी जो बचती है उसको हम बोलते हैं क्विक एसेट्स, ठीक है। तो वो यहाँ ऊपर लिखेंगे, नीचे अपॉन करंट लायबिलिटीज लिखेंगे, तो उसका अपन डिवाइड करेंगे से तो रेशियो आ जाएगा, और वो ATR या क्विक रेशियो या लिक्विड रेशियो होगा। इसका जो अनुपात होता है वो 1/1 होता है, 1/1 या 1:1 होता है, ठीक है। तो 1:1, इसका मतलब है कि जितनी आपकी करंट लायबिलिटीज है उतनी आपकी क्विक एसेट्स होनी चाहिए, ठीक है। कंपनी की स्थिति बेटर होगी, ठीक है, या इससे ज्यादा हो, ऊपर वाली चीज इससे ज्यादा हो तो और भी बेटर होगी, ठीक है। इसका मतलब ये है कि यदि हमारे पास 1 लाख यदि करंट लायबिलिटीज है तो हमारे क्विक एसेट्स है तो कितनी होनी चाहिए, 1 लाख या 1 लाख से ज्यादा होनी चाहिए, तभी अच्छी मानी जाएगी कंडीशन। ये रेशियो है, इसमें एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो है हमारा, जो ये एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स है, ये एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स या एब्सोल्यूट क्विक एसेट्स, ठीक है। ये कौन सी चीजें होती है, इसमें कैश, बैंक और मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ये इनको शामिल करते हैं। ये एब्सोल्यूट लिक्विड होते हैं, यानी इनको तुरंत नकदी में बदला जा सके, ठीक है। तो ये चीजें हैं। इनमें लिक्विड लायबिलिटीज का भाग लगाया जाता है। लिक्विड लायबिलिटीज क्या होती है, जिसको हम बात करते हैं, तो इसमें यदि करंट लायबिलिटीज है तो उसमें से क्या घटाएंगे, BO, बैंक ओवरड्राफ्ट यदि घटा देते हैं तो बाकी जो बचा हुआ जितनी भी जो हमारी जो अमाउंट है वो किसकी होगी, वो लिक्विड लायबिलिटीज की हो जाएगी, LL जिसको हम बोलते हैं। तो इस तरीके से ये टॉपिक हमारे थे, दोबारा से क्लियर कर दिए। इसका जो बेस्ट रेशियो होता है वो 0.5:1, ये बेटर होता है, यानी लिक्विड लायबिलिटीज से ऊपर वाली आधी तो होनी चाहिए। यदि ये 1 लाख है तो कितनी होनी चाहिए, 50,000 या 50 से ज्यादा होनी चाहिए। 50 का मतलब तो हो गया ऊपर वाली आधी होगी, इसकी 1 लाख के इसकी आधी कितनी होगी, ये 50,000 होगी। 50 या 50 से ज्यादा ही बेटर माना जाता है। तो इससे संबंधित एक क्वेश्चन करते हैं हम। एक संस्था की करंट एसेट्स देती है
2 लाख और लिक्विड एसेट्स दे दी है 1,50,000 और करंट लायबिलिटीज है वो दे दी है 1 लाख और स्टॉक प्लस प्रीपेड इसको हम गैप से निकालेंगे। अब लिखते हैं एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स, एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स, ठीक है, जिसमें कैश, बैंक और मार्केटेबल सिक्योरिटीज होते हैं। ये है 1 लाख। अब आपको क्या निकालना है, इसमें एक चीज और देते हैं, बीओ बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, ये है 10,000, इसको 20,000 कर देते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया 20,000। अब आपको ये तीनों ही रेशियो निकालने हैं, ठीक है। तो तीनों रेशियो किस तरीके से निकालेंगे, तो हमारे जो ऊपर फॉर्मूले दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग ही काम करना है हमें। तो करना क्या है, तो सबसे पहले देखना है करंट एसेट्स क्या है, करंट लायबिलिटीज क्या है, ठीक है। करंट एसेट्स कितनी दे रखी है, करंट एसेट्स हमारी है वो है 2 लाख, तो यहां लिखेंगे 2 लाख और करंट लायबिलिटीज कितनी है, 1 लाख है, तो ये कितना हो गया 2, इसका 2 आ गया, ठीक है, 2/1 हो जाएगा ये। तो इस तरीके से 2/1 का मतलब 2:1 हो गया, ठीक है, 2 और यहाँ लिख देंगे 2:1। तो ये आदर्श अनुपात की स्थिति है हमारी, ठीक है। हम क्या कहेंगे साथ में बताने की कंपनी की स्थिति अच्छी है, ठीक है, जो आदर्श अनुपात है वो कंपनी को प्राप्त हो रहा है। अब हम बात करते हैं क्विक एसेट्स और लिक्विड क्विक रेशियो और लिक्विड रेशियो या एसिड टेस्ट रेशियो की बात करते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है क्विक एसेट्स। क्विक एसेट्स में हमने बात करी कि स्टॉक और प्रीपेड को छोड़ देते हैं तो क्या आ जाता है, क्विक एसेट्स आ जाती है। तो हमारे पास ये सीधे दे रखी है, वैसे हमने सीधे लिख ली है, क्विक लिक्विड एसेट्स या क्विक एसेट्स 1.5 लाख है। इसका मतलब स्टॉक और प्रीपेड कितने हो गए, वो 50,000 हो गए हैं। इस तरीके से हम क्विक एसेट्स निकाले, इसका फॉर्मूला लेते हैं क्विक एसेट्स, ठीक है, इज इक्वल CA माइनस स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस। ये फॉर्मूला हमने बताया इसका, ठीक है, कि करंट में से आप स्टॉक और प्रीपेड निकाल दोगे तो लिक्विड एसेट्स आ जाएगी। तो हमारे पास क्या है, अभी ये करंट एसेट्स दे रखे हमने कितनी, 2 लाख। क्विक एसेट्स भी हमने लिख रखी है कितनी है, 1,50,000 है, ठीक है, 1,50,000 और प्लस ये स्टॉक प्लस प्रीपेड कितने हैं, इनको हम x मान लेते हैं, ठीक है। अभी हमारे पास नहीं है, हम क्या करते हैं, इस x को इधर लेके आएंगे और इसको इधर लेके आएंगे, ठीक है। जब आप समीकरण को अदला बदली करेंगे, बराबर से इधर लेके जाएंगे तो आपको पता है चिन्ह बदल जाते हैं। तो ये जो माइनस का x है वो इधर आता है, प्लस का x हो जाएगा x, फिर ये बराबर का निशान है, सबसे पहले फिर ये लिखेंगे 2 लाख, ये इधर से इधर जाएगा बराबर से, तो माइनस का हो जाएगा 1,50,000। 2 लाख में से 1,50 जाएगा तो x कितना हो जाएगा, 50,000। इसका मतलब कि हमारी जो प्रीपेड और जो प्रीपेड एक्सपेंसेस और स्टॉक है वो कितना है, टोटल मिला के 50,000 है। तो इस तरीके से हम ये निकाल भी सकते हैं, जबकि हमारे तो ये जो हमारा दूसरा जो रेशियो निकालना है उसके अकॉर्डिंग तो हमारे पास सीधा दिया हुआ है, फिर भी आपको ये थोड़ा नॉलेज होना चाहिए कि इस तरीके से भी निकाला जा सकता है। तो क्विक एसेट्स हमारी है 1,50,000 अपॉन करंट लायबिलिटीज हमारी थी 1 लाख,
इसे डिवाइड करेंगे तो 1.5 आ जाएगा हमारा, इसको 1.5 रेशियो 1। ये भी बेटर रेशियो होता है क्योंकि इसका जो आदर्श जो रेशियो होता है 1:1 होता है, यानी 1:1 होता है, ये उससे ज्यादा बेटर है, ठीक है, क्योंकि 1.5 है, ठीक है, हमारे जो लिक्विड एसेट्स या क्विक एसेट्स है वो उससे ज्यादा है, तो इसलिए ये बेटर कंडीशन है। तो इसमें भी कहेंगे ये कंपनी की स्थिति अच्छी बताने वाला रेशियो है। एब्सोल्यूट लिक्विड, और ये इसको बोलते हैं अपन एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो की बात करें तो इसमें एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स लेनी है या एब्सोल्यूट बुक एसेट्स लेनी है अपने को। तो एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स कौन सी संपत्तियां होती है, तो हमने चर्चा करी थी इसके बारे में कि कैश, बैंक और मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ये तीनों है जो ये एब्सोल्यूट लिक्विड होते हैं। तो हमने सीधा लिख रखा है तीनों को मिलाकर के 1 लाख है, ठीक है, तो हम लिख देते हैं 1 लाख हमारी जो एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स है ये, ठीक है। अब हम बात करें कि लिक्विड लायबिलिटीज कितनी है हमारी, ठीक है। लिक्विड लायबिलिटीज का हमने फॉर्मूला बताया था कि करंट लिक्विड लायबिलिटीज क्या होता है, करंट लायबिलिटीज में से क्या छोड़ दें, बीओ, बैंक ओवरड्राफ्ट यदि अपन घटाते हैं तो क्या प्राप्त होता है, हमें लिक्विड लायबिलिटीज प्राप्त होता है। करंट लायबिलिटीज हमारी थी 1 लाख, बीओ हमारे पास दिया हुआ है 20,000, 1 लाख में से 20,000 घटाएंगे तो हमारी लिक्विड लायबिलिटीज कितनी हो जाएगी, 80,000 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं LL इज इक्वल 1 लाख माइनस 20,000। तो इस तरीके से कितना हो गया, ये लिक्विड लायबिलिटीज कितनी आ गई है, 80,000 आ गई है। तो इस तरीके से आप लिक्विड लायबिलिटीज निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ लिक्विड लायबिलिटीज लिख देते हैं, ये होगी 80,000। अब इससे हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ये 1.25 आ जाएगा लगभग। 1 लाख में 80,000 का भाग लगाएंगे या 4 0 से 4 0 कम करके 10 में 8 का भाग लगाएंगे तो 1.25 ही आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर आता है 1.25 और रेशियो क्या हो जाएगा, 1.25:1, ठीक है। तो 1.25:1 आ गया है, तो ये भी क्या है, बहुत बेटर है। ये कितना होना चाहिए, हम बात करते हैं तो ये कितना होना चाहिए, ये 0.5, ठीक है ना। ऊपर वाली जो संख्या है वो कितनी, 0.5 ज्यादा होनी चाहिए, जबकि ये तो अपना बहुत ज्यादा आ रही है। यदि ये है ये मानते हैं कि ऊपर वाली है तो नीचे वाली की आधी या आधी से ज्यादा बढ़िया माना जाता है, ठीक है। यदि ये 1 लाख होती तो ये कितनी, कम से कम ये 50 से ज्यादा होना चाहिए था। इसका मतलब ये था रेशियो क्या होता है, 0.5:1 है, ठीक है। और 0.5 क्या है, ये ऊपर वाली संख्या है, ठीक है। ऊपर वाली क्या है, ये क्विक जो एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स हमारी, तो ये 0.5 है, नीचे वाले से आधी ज्यादा हो तो ही बेटर मानी जाती है, जबकि हमारा तो कितना आ गया है, 1 से भी ज्यादा आ गया है। इसका मतलब है कंपनी की स्थिति बहुत ही अच्छी है। तो इस तरीके से आप ये चीजें निकाल सकते हो। तो ये था हमारा दोबारा से प्रैक्टिस सेशन था आपका, लिक्विड रेशियो का टॉपिक हमने आज दोबारा से थोड़ा क्लियर किया। अब मैं आपको बताऊंगा जो नेक्स्ट रेशियो है, लिक्विडिटी रेशियो के ये 3 ही टॉपिक आते हैं, क्रियाशीलता या कार्यकुशलता अनुपात। इसका एक टॉपिक आता है, इसको बोलते हैं एक्टिविटी और एफिशिएंसी रेशियो। एक्टिविटी और एफिशिएंसी रेशियो ये किसी भी संस्था की क्रियाशीलता या कार्यकुशलता की माप के ये जो अनुपात है, इन अनुपातों की सहायता से किसी भी संस्था की कार्यकुशलता या जो क्रियाशीलता है उसकी माप हो जाती है इन अनुपातों की सहायता से। इसका सबसे पहला जो टॉपिक मैं ले रहा हूं वो है स्टॉक टर्नओवर रेशियो, शॉर्ट में इसको STR बोलते हैं, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, ठीक है। इसको बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं
स्कंद आवर्त अनुपात, स्टॉक टर्नओवर रेशियो। ठीक है, इसका फॉर्मूला है एसटीआर का, इसका होता है कॉस्ट ऑफ सेल और दूसरा नाम इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और कॉस्ट ऑफ सेल दोनों एक ही चीज है। ठीक है, नाम में चेंज है। और सेल्स, यदि कॉस्ट ऑफ सेल नहीं दी है आपको, आंकड़े केवल सेल के दे रखे हैं तो आप सेल भी ले सकते हो, बट सबसे पहले प्रायोरिटी किसको देनी है? कॉस्ट ऑफ सेल को। नीचे आएगा एवरेज स्टॉक। ठीक है, एवरेज स्टॉक कैसे निकालते हैं? ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक जो आपको दिया होता है बैलेंस शीट में, उसको क्या जोड़ेंगे और 2 का भाग लगा देंगे। ठीक है, तो जब आपसे ये क्वेश्चन करवाएंगे तो आपको P&L और बैलेंस शीट साथ में देंगे, तो आपको ये ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक मिल जाएंगे, आप दोनों का एवरेज करेंगे, जोड़ेंगे, 2 का भाग लगा देंगे, तीसरे से एवरेज आ जाएगा। तो इस तरीके से निकल जाएगा। तो ये जब एसटीआर निकलवाएंगे तो साथ में P&L देंगे आपको, क्योंकि कॉस्ट ऑफ सेल वगैरह सीधी नीति होती है, क्योंकि P&L में इनकी जानकारी मिलती है। ठीक है, तो ये आपसे निकलवाएंगे तो P&L आपके पास निश्चित रूप से आएगा, बैलेंस शीट भी साथ में दी होगी। तो आपको जो चीजें चाहिए वो आपको P&L और बैलेंस शीट से मिलेगी। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन के रूप में लिखता हूं, सेल्स है 16 लाख, आंकड़े लेते हैं। जीपी है, ग्रॉस प्रॉफिट है 20%, 25% कर देते हैं ऑन सेल्स। जीपी कितना है? ग्रॉस प्रॉफिट ये इतना है। स्टॉक दे दिया, ओपनिंग और क्लोजिंग ये दे दिया 40,000 और ये इसको कर लेते हैं 60,000। तो ओपनिंग स्टॉक 40,000 और क्लोजिंग स्टॉक है जो 60,000 है। अब आपको क्या निकालना है? आपको ये निकालना है एसटीआर, स्टॉक टर्नओवर रेशियो। स्टॉक टर्नओवर रेशियो के बारे में थोड़ा और अपन बात कर लेते हैं सवाल निकालने से पहले। स्टॉक टर्नओवर रेशियो का मतलब क्या होता है कि कोई भी कंपनी साल में स्टॉक का कितनी बार टर्नओवर करती है, यानी कितनी बार जो माल है जो मंगवाती है। ठीक है, स्टॉक का टर्नओवर कितनी बार है जो माल आता है और जाता है कंपनी में, तो ये कितनी बार आता है, ये चीज इसमें है स्टॉक टर्नओवर रेशियो में। ठीक है, कितनी बार माल का आना जाना हुआ है कंपनी के अंदर, 1 वर्ष की अवधि के अंतर्गत इसको समझा जाता है। तो हम निकालते हैं एसटीआर। तो कॉस्ट ऑफ सेल कैसे निकालते हैं? कॉस्ट ऑफ सेल का एक छोटा सा फॉर्मूला है, कॉस्ट ऑफ सेल इज इक्वल सेल्स माइनस जीपी। सेल्स में से आप ग्रोस प्रॉफिट यदि आप घटा देते हो तो क्या आ जाता है? कॉस्ट ऑफ सेल आ जाती है। तो सेल हमारी दे रखी है 16 लाख, 16 लाख में से जीपी ये 25% है सेल का, तो 25% कितना होगा सेल का? तो 16 लाख का 25% निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4 लाख हो जाएगा ये। तो 4 लाख इसमें से घटाएंगे तो हमारे पास बच जाएंगे 12 लाख हो जाएगी कॉस्ट ऑफ सेल है जो। ठीक है, 16 लाख का 25% 4 लाख होता है। हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल आ गई है। ठीक है, और यदि ये आपको सूचना नहीं दी हो, ये जीपी नहीं दिया हो, सीधी सेल दे दे, तो आप सीधा सेल से भी निकाल सकते हो। ठीक है, तब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है कि आप कॉस्ट ऑफ सेल कैसे निकाले। तो हमारे पास ये ऑप्शन था इसमें, तो इसमें कॉस्ट ऑफ सेल हमने निकाल ली है। तो कॉस्ट ऑफ सेल आ गई है 12 लाख,
ठीक है। एवरेज स्टॉक कितना है, ओपनिंग और क्लोजिंग को जोड़ेंगे 40 प्लस 60 कितने हो गए, 1 लाख हो गए। 1 लाख में 2 का भाग लगाएंगे तो कितने आ जाएंगे, 50,000 आ जाएंगे। तो एवरेज स्टॉक आ जाएगा 50,000। कैसे है लिख सकते हो आप आगे, 60 प्लस 40 अपॉन 2 एवरेज स्टॉक है। तो ये इस तरीके से आया है। अब इसका भाग लगाते हैं, डिवाइड करते हैं इससे। तो 50,000 इसमें भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, ये इसमें आएगा 4 दिनों से 4 कम कर देते हैं, 1 लाख 120 से 5 का भाग रहेगा तो 5 को 10 और ये तो ये आएगा 24। इसको टाइम में लिखते हैं, इसका आंसर आएगा 24 टाइम। 24 बार साल में कितनी बार टर्नओवर होता है स्टॉक का, 24 बार होता है, यानी साल में 24 बार माल है जो मंगवाया जाता है। अब ये देखेंगे कितने दिनों पे ये मंगवाया जाता है, तो साल में मानते हैं कि 365 दिन होते हैं। तो 365 में यदि हम 24 का भाग लगाएंगे तो पता चल जाएगा कि कितने दिनों पे हम ऑर्डर देते हैं। ठीक है, तो यदि 24 बार मंगवाया जाता है, यदि 12 बार मंगवाया जाता है तो सिंपल सा मैं बताता हूँ, इसका मतलब पर मंथ आप माल का टर्नओवर हो रहा है आपका। ठीक है, और 24 का मतलब है 15 दिन से आपका टर्नओवर हो रहा है। तो इस तरीके से आप जो बता सकते हो कि जो इसका लगभग एवरेज में 15 दिन आ जाएगा, 15 डेज। तो इसको बोलते हैं स्टॉक वेलोसिटी, स्कंद की गति, यानी कितने दिनों पे आप जो माल का टर्नओवर कर रहे हो। तो 15 दिनों पे ये पूछ रहे कि कितने बार करते हो, तो क्या साल में 24 बार करते हैं। तो इस तरीके से ये STR को निकाला जाता है। तो आप इस तरीके से यदि कोई आपको कोई चीज समझ में नहीं आए तो बीच में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आप बुक्स के कोई भी एग्जांपल, कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। और अपने चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियोस पे कमेंट जरूर करें। कोई भी चीज़ समझ में नहीं है उसको कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।